अस्सलाम वालेकुम। कदीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम इर्तिका पर जो हफ्तावार सीरीज हमने शुरू कर रखी है उसके नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो एक दो बातें मैं पहले अर्ज कर दूं कि पिछला जो लेक्चर था उसमें मैं पूरा लेक्चर था वो कवर नहीं कर पाया था, उसकी एक दो फॉइल्स रह गई थी। हम आंखों के इर्तिका पर बात करेंगे और जब प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स का इर्तिका हुआ था, हमने पहले जो एक दो लेक्चर थे उसमें हमने प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स के इर्तिका की बात की थी। तो यूकैरियोट्स के पास भी वो ऑप्शन बनाने की जीन आए और वो प्रिजर्व्ड हैं अब तक। सिंगल सेलुलर जो यूकैरियोट्स हैं उनमें भी वो जीन्स पाए जाते हैं। उसके बाद फिर जब मल्टी सेलुलैरिटी का आगाज हुआ तो मल्टी सेलुलैरिटी में भी रोशनी से इंफॉर्मेशन लेने की अहमियत चूंकि बहुत ज्यादा थी, इसलिए ये जीन्स तमाम मल्टी सेलुलर एनिमल्स में पाए जाते हैं। अगरचे बिल्कुल ही आगाज में, मल्टी सेलुलैरिटी के आगाज में ही ये जीन्स जो थे ये दो लीनिएजेस में तकसीम हो गए। एक लीनिएज जो है वो आज तमाम जो समझ लीजिए कि वर्टेब्रेट्स और कुछ इनवर्टेब्रेट्स हैं उनमें वो पाई जाती है, और दूसरी लीनिएज जो है वो इंसेक्ट्स में पाई जाती है। इंसेक्ट्स की अगर आप आंखें देखें तो वो आंखें मुख्तलिफ हैं, उनमें जो ऑप्शन है प्रोटीन वो भी थोड़ी सी मुख्तलिफ है जो दूसरे मल्टी सेलुलर एनिमल जो हैं। और जाहिर है कि फिर इनके जो जीन्स हैं बनाने वाले वो भी थोड़े से मुख्तलिफ होंगे, लेकिन उनमें होमोलॉजी पाई जाती है। होमोलॉजी का मतलब ये है कि वो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सिमिलर है लेकिन 100% आइडेंटिकल नहीं है। उसके बाद अर्ली वर्टेब्रेट्स, वर्टेब्रेट्स कौन से जानवर हैं? वो जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, राइट। और इनका इब्तदाई इर्तिका समुद्र में हुआ था, हमने पिछली दफा स्टडी किया था, और करोड़ों साल तक ये इर्तिका समुद्र में चलता रहा। उसके बाद फिर टेट्रापॉड्स वो समुद्र से बाहर आए, राइट। तो बिल्कुल अर्ली जो वर्टेब्रेट्स का इर्तिका है उसमें इस जीन में ऑप्शन बनाने का जो जीन था इसमें डुप्लीकेशंस हुई। और जीन डुप्लीकेशन में क्या होता है कि वही प्रोटीन फिर ज्यादा बनने लगती है, राइट। एक जीन की अगर 4 कापियां हो तो उसका मतलब कि वो जो जीन जो प्रोटीन बनता है उस वो 4 गुना उसकी बनने की रफ्तार बढ़ जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अगर वो जो डुप्लीकेट जीन है उसमें से एक जीन म्यूटेट हो जाए तो अब वो जीन स्लाइटली मुख्तलिफ प्रोटीन बनाने लगता है। तो ऑप्शंस में जो रंगों की तफरीक के लिए जो प्रोटीन मुख्तलिफ हैं, राइट। पिछली दफा बात की थी कि तमाम जो रेप्टाइल्स हैं उनमें 4 किस्म के कोन्स होते हैं उनकी आंखों में, यानी उनकी आंखों में 4 मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स बनती हैं जो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स के लिए सेंसिटिव होती हैं। इसलिए रेप्टाइल्स, जिनमें परिंदे भी शामिल है, परिंदे भी रेप्टाइल से इर्तिका पजीर हुए हैं, वो 4 मुख्तलिफ किस्म के बुनियादी रंग देख सकते हैं और इसके फिर कॉम्बिनेशन से लाखों करोड़ों कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो ये 4 मुख्तलिफ प्रोटीन्स ये कम व बेश तमाम रेप्टाइल्स में और परिंदों में पाई जाती हैं। और इन्फ्रेंस हम इससे ये निकाल सकते हैं कि डायनासोर जो अब मखदूम हो चुके हैं, चूंकि वो भी रेप्टाइल्स थे, रेप्टाइल्स की ही किस्म थे, कि वो भी उनकी आंखों में भी 4 किस्म के ये ऑप्शंस होते थे। वो 4 जीन्स हम आज भी तमाम रेप्टाइल्स में, तमाम परिंदों में देखते हैं और उसकी वजह से वो इतने रंग देख सकते हैं। तो हमने बात की थी कोन्स की और रॉड्स की, राइट। रॉड्स का स्पेक्ट्रम ब्रॉड होता है और वो विजिबल लाइट, विजिबल जो स्पेक्ट्रम है उसमें कहीं भी फोटोन हो तो वो से फायर होते हैं और ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसके बरक्स कोन्स, क्योंकि इनकी शेप तकोनी होती है और उनकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो बहुत शार्प होता है, तो वो सिर्फ एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पे ही फायर करते हैं। तो ये रॉड्स और कोन ये तमाम जानवरों में पाई जाती हैं। रॉड्स का इर्तिका कोन्स के बाद हुआ था, यानी रॉड्स बनाने के जो रॉड्स में जो प्रोटीन होती है वो भी ऑप्शन की एक किस्म है, वो प्रोटीन बाद में इवॉल्व हुई। रंग पहचानने की सलाहियत थी वो पहले वजूद में आई। तो इस तरह से एक रॉड्स के लिए और 4 कोन्स के लिए तमाम रेप्टाइल्स में, परिंदों में और मछलियों में कम से कम जो जिन्हें बोनी फिश कहा जाता है, राइट, जो कदरे समझ लीजिए कि टेट्रापॉड्स के नजदीक जो जिनके बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, ये 5 जीन्स, यानी एक रॉड बनाने का और 4 कोन्स बनाने के, ये तमाम वर्टेब्रेट्स में पाए जाते हैं, जो सवाए हम बात करेंगे अभी जब मैमल्स का इर्तिका हुआ, राइट। तो ऑलमोस्ट तमाम वर्टेब्रेट्स माइनस
मैमल्स, तमाम वर्टेब्रेट्स में ये 5 जीन पाए जाते हैं। तो उस एक्सटेंशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अर्ली टेट्रापॉड्स, राइट, अर्ली टेट्रापॉड्स में भी ये 4 किस्म की कोन्स और 1 किस्म के रॉड बनाने के जीन्स थे। यही वजह है कि तमाम रेप्टाइल्स में और परिंदों में ये जीन अभी तक पाए जाते हैं। ये जो रॉड बनाने के जीन जो है ये तो सब में कॉमन है, मैमल्स में भी है, इंसानों में भी है, तो उसको हम अलग रखते हैं इसलिए कि उसमें ज्यादा तब्दीली नहीं हुई। कोन्स बनाने के जो जीन्स हैं उनके नाम साइंसदानों ने रख छोड़े हैं, SWS1, SWS2, RH और LWS, राइट। तो ये ज़हन में रखिए कि मैमल्स के इर्तिका से पहले ये 4 रंगों की तफरीक करने वाले यानी कोन बनाने के स्ट्रक्चर के जीन्स हैं ये। अच्छा, उसके बाद फिर हमने मैमल्स के इर्तिका का जिक्र किया था कि मैमल्स का इर्तिका डायनासोर्स के खत्म होने से बहुत पहले शुरू हो गया था। यानी मैमल्स का जो इब्तिदाई इर्तिका है वो 23 करोड़ साल पहले आसार मिलते हैं मैमल्स के। और हमने पहले बात की थी कि मैमल्स के फॉसिल्स को शनाख्त करना बहुत आसान है क्योंकि उनके दांतों के स्ट्रक्चर बाकी जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। और आइंदा हम बात करेंगे उनके कान में स्ट्रक्चर्स बाकी जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो कानों की हड्डियों के फॉसिल्स और दांतों के फॉसिल से मैमल्स और नॉन मैमल्स की तफरीक बहुत आसानी से की जा सकती है। हम दांतों के इर्तिका के भी बात करेंगे, कानों के इर्तिका पे भी बात करेंगे आइंदा, लेकिन वो मुस्तकबिल के लेक्चर्स में होगा। अच्छा, मैमल्स की हमने बात की थी कि डायनासोर्स के खत्म होने से पहले आपको याद होगा कि 65 मिलियन ईयर्स अगो एक शहाबिया, बहुत बड़ा शहाबिया गिरा था। मेक्सिको की एक वैली है जिसे चिक्सलूब कहते हैं, वहां पे गिरा था और उसकी वजह से बड़े डायनासोर खत्म हो गए थे। उन डायनासोर्स के खत्म होने से पहले मैमल्स बिल्कुल बॉटम ऑफ फूड चेन थे और ये बहुत छोटे छोटे थे, जैसे आजकल के समझ लीजिए चूहे की किस्म के उसके साइज के जानवर। और ये बिलों में रहते थे और रात को निकलते थे। दिन के वक्त डायनासोर जो थे वो टॉप प्रेडेटर थे, राइट। टॉप प्रेडेटर का मतलब ये होता है कि वो दूसरे जानवरों को खाते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं, उनका शिकार कोई नहीं करता। तो डायनासोर्स के से बचने के लिए मैमल्स का जो लाइफस्टाइल था वो नॉकटर्नल लाइफस्टाइल था, यानी रात के वक्त ये काम करते थे, रात के वक्त निकलते थे। दिन के वक्त छुपे रहते थे बिलों में, रात के वक्त निकलते थे खुराक तलाश करने के लिए। अब हमने पहले भी ये पढ़ा था, आज इसको फर्दर स्टडी करेंगे कि जिस हिस्स की यानी सेंस की अहमियत किसी नौ के लिए कम हो जाए, उस सेंस के डिग्रेड होने से उस नौ की काबिलियत यानी बका की काबिलियत में कोई मनफी असर नहीं पड़ता, राइट। इसलिए जो हिस्सियात अहम ना हो वो अमूमन बहुत जल्द डिग्रेड होने लगती हैं। तो मैमल्स चूंकि रात के वक्त यानी करोड़ों साल तक ये सिर्फ रात के वक्त निकलते थे, इसलिए रोशनी इनके लिए इतनी अहम नहीं रही थी। कम रोशनी में देखना इनके लिए ज्यादा अहम था। इसलिए क्या हुआ कि कोन्स बनाने के जो 4 जीन थे उसमें से 2 जीन नाकारा हो गए और ये ट्रांजिशन नॉन मैमल से मैमल में यानी बहुत आसानी से देखी जब उनकी जीन्स का हम मुआवजा करते हैं। जीन्स पे याद रखिए कि जीन्स सिर्फ जो लिविंग स्पीशीज हैं उनको हम स्टडी कर सकते हैं, राइट। जो फॉसिल्स हैं वो ऑब्वियसली जो पहले जानवर थे मौदूम हो चुके हैं, अब उनको हम स्टडी करते हैं फॉसिल से। लेकिन जीन्स जो है वो फॉसिलाइज नहीं होते, डीएनए जो है फॉसिलाइज नहीं होता क्योंकि बहुत ज़ाहिर है कि बहुत छोटा है, यानी इसके लिए आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। उसके लिए खास मॉलिक्यूलर टेक्निक्स होती हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। और दूसरी है कि ये फ्रैजिल मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है और बड़े मॉलिक्यूल आमतौर पर फ्रैजिल होते हैं कि वो आसानी से टूट जाते हैं। तो ये जीन्स या डीएनए फॉसिलाइज नहीं होता। तो जब जीन्स की हम या डीएनए की बात करते हैं तो हमेशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए के कंपैरिजन की बात करते हैं। तो नॉन मैमल्स और मैमल्स के डीएनए में ये वाज़ेह फर्क है कि तमाम मैमल्स में उन 4 में से 2 जीन्स नाकारा हो चुके हैं। और ये नकारा होने की एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज है कि वो जीन्स अब चूंकि हमारे पास मॉलिक्यूलर टूल्स हैं, हम वो जीन्स अक्सर मैमल्स के डीएनए में आज भी देख सकते हैं। ये SW2 और RH जीन फंक्शनैलिटी ये खत्म हो गई, लेकिन वो जीन्स आज भी मौजूद है, लेकिन वो नाकारा है, उनमें जगह जगह म्यूटेशन है। वो अब इस कदर नाकारा हो चुके हैं कि वो अब प्रोटीन बनाने के काबिल नहीं रहे।
राइट, लेकिन वो अब भी मौजूद हैं उनके डीएनए में। और चूंकि हमें सीक्वेंस का पता है कि जो नॉन मैमल्स हैं उनमें SWS2 जीन की सीक्वेंस क्या है, यानी उसमें जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है वो क्या है, तो वो सीक्वेंस हमें मैमल्स के डीएनए भी मिलती है, लेकिन उसमें जगह जगह म्यूटेशन है। और ये म्यूटेशन क्यूमुलेटिव है, यानी हम इस म्यूटेशन से भी, हमने पिछले दफा बात की थी एक इवोल्यूशनरी ट्री बनाने की, इन म्यूटेशंस को देख के भी हम एक इवोल्यूशनरी ट्री बना सकते हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि मैमल्स का इर्तिका कैसे हुआ। बहरहाल वो एक अलग बात है, उसमें कभी बाद में मौका मिला तो बात करेंगे। तो दो कोन्स बनाने के जीन्स आया हो कि दो रह गए, राइट। इसलिए अक्सर मैमल्स में, जैसे आप कुत्ता, बिल्ली, गाय, हिरन, इनकी बात करें, ये लोग रंगों में सब्ज रंग देख सकते हैं, नीला रंग देख सकते हैं, लेकिन सुर्ख रंग नहीं देख सकते। आपने अक्सर देखा होगा कि स्पेन में जो बुल फाइटिंग होती है उसमें जो वो है मेटाडोर जिसे कहते हैं, जो बुल फाइटिंग करता है, वो सुर्ख रंग का कपड़ा इस्तेमाल करके बैल को एक्साइट करता है, राइट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैल सुर्ख रंग नहीं देख सकता, ये अब हम जानते हैं सुर्ख रंग नहीं देख सकता, वो मेटाडोर के हरकत से एक्साइट होता है, रंग से एक्साइट नहीं होता। तो बात जो मैं कर रहा था कि ये मैमल्स में ये वो तमाम जीन मौजूद हैं, प्राइमेट्स में कदरे कम है, उसकी भी वजह की हम बात करेंगे। प्राइमेट्स में ये जीन बहुत ज्यादा और ज्यादा डिप्रेस हो चुके हैं, और ज्यादा यानी इनमें फर्दर म्यूटेशन हो चुकी हैं, ये जैसे है ना कि घुल के ऑलमोस्ट जाया हो चुके हैं। ये प्राइमेट्स की जब बात करेंगे तो हम इस पे और थोड़ा तफसील से बात करेंगे। तो इंसानों में SWS2 जीन की बाकियात भी नहीं मिलती अब, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, लेकिन RH की बाकियात अभी भी इंसानों और हमारे जो करीबी इर्तिकाई कजन हैं उनमें पाई जाती हैं। इसके बदले मैमल्स में रॉड्स आंखों में बहुत ज्यादा पैदा हुई, यानी कोन्स कम हो गई, 4 से 2 हो गई, और कोन्स की कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो गई। वो सिर्फ एक फोविया, एक आंख में, पिछले दफा हमने आंख के स्ट्रक्चर की शायद बात की थी कि आंख में एक फोविया होता है, बहुत छोटी सी जगह है जिसमें कोन्स बहुत ज्यादा तादाद में होती हैं, बाकी जगह पे रॉड्स होती हैं। तो मैमल्स में रॉड्स की तादाद आंखों में बहुत ज्यादा है, कोन्स की तादाद कम हो गई और 2 कोन्स खत्म हो गई। तो इट मेक सेंस, क्योंकि मैमल्स रात के वक्त निकलते थे तो कम रोशनी की सेंसिटिविटी उनके लिए बहुत ज्यादा अहम थी ताकि वो थोड़ा बहुत देख सकें। तो ज्यादातर मैमल जो हैं वो बहुत कम रोशनी में देखने के काबिल हैं। खास तौर पे आपको पता है कि बिल्ली, शेर, जानवर जो हैं ये बहुत कम रोशनी में भी देख सकते हैं। इंसानों में, बाकी प्राइमेट्स में ये एबिलिटी कुछ कम हो गई है, यानी इंसानों की और प्राइमेट्स जो है, ये जो हमारे करीबी कजन हैं, उनमें रॉड्स की तादाद कदरे कम हो गई है, बाकी मैमल्स में रॉड्स की तादाद ज्यादा है, और उसकी वजह भी इर्तिकाई है, उस पर अभी बात करेंगे हम। तो मैमल्स में जो इर्तिकाई प्रेशर था वो रात का वक्त नहीं निकलने का था, इसलिए रंगों की अहमियत कम थी, कम रोशनी में देखने की अहमियत ज्यादा थी, और सुनने की अहमियत ज्यादा थी। तो अगले लेक्चर में हम कान के इर्तिका पर बात करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि मैमल्स में कान का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है नॉन मैमल्स की निस्बत, राइट। उस पर हम बाद में बात करेंगे। प्राइमेट्स एक ऐसे जानवर थे मैमल्स में जिनका लाइफस्टाइल, यानी अब हम इंसानों की बात नहीं कर रहे, लेकिन इंसानों से बहुत पहले, यानी करोड़ों साल पहले प्राइमेट्स की लीनिएज जिससे फिर ग्रेट एप्स का इर्तिका हुआ और इंसानों का इर्तिका हुआ, वो प्राइमेट्स, उनका लाइफस्टाइल क्या था? उनका लाइफस्टाइल था दरख्तों पे रहने का। और ये प्राइमेट्स की जब हम बात करते हैं तो इनका इर्तिका डायनासोर्स के खात्मे के बहुत बाद हुआ, यानी जो प्रेशर था मैमल्स पे रात के वक्त बाहर निकलने का, दिन के वक्त छुपे रहने का, वो डायनासोर्स के मादूम होने के बाद वो खत्म हो गया, राइट। तो उसके बाद मैमल्स ने प्रोलिफरेट किया और मैमल जो थे वो डोमिनेंट स्पीशीज बन गए, दिन के वक्त बाहर निकलते थे। और उनमें फिर जो प्राइमेट्स थे उनका लाइफस्टाइल जो था वो दरख्तों में रहने का था। दरख्तों पे रहने के लिए सुर्ख रंग की तमीज बहुत अहम है। वो किस लिए? कि हमें पता है कि फल जब कच्चा होता है तो वो सब्ज होता है, लेकिन जब पक जाता है तो उसका रंग सुर्ख हो जाता है, राइट। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर किसी प्राइमेट के एंसेस्टर में ऐसी म्यूटेशन हुई जिससे वो कच्चे और पक्के फल को में तफरीक कर सके, और पक्के फल खाए, कच्चे फल ना खाए, तो उसे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, क्योंकि आपको पता है पक्के फल में ग्लूकोज बहुत ज्यादा होती है, उसमें फ्रुक्टोज बहुत ज्यादा होती है, उसमें पल्प यानी जो वो है जूद हजम रेशा वो बहुत ज्यादा होता है, उसमें मीठा ज्यादा होता है, राइट, जो कि वो है बेसिकली एनर्जी सोर्स है, राइट। तो प्राइमेट्स पे
इर्तिकाई प्रेशर क्या था? फलों में तफरीक करने का। तो प्राइमेट्स में एक ऐसी म्यूटेशन हुई कि जो ग्रीन रंग की जो कोन्स थी, जो ग्रीन कोन बनाने के जो जीन थे उसमें डुप्लीकेशन हुई, और डुप्लीकेशन के बाद उसमें फर्दर म्यूटेशन हुई, जिससे कुछ प्रोटीन जो बनती थी उनका जो सेंटर था फ्रीक्वेंसी का, वो थोड़ा सा लो फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो गया, जिससे अब प्राइमेट्स में 3 कोन्स बनती हैं। याद रखिए कि वर्टेब्रेट का जब शुरू में इर्तिका हुआ 4 कोन्स बनती थी, राइट? जब वो जमीन पे आए, टेट्रापॉड्स जब बने, तो उसमें से वो चार किस्म की कोन्स थी। फिर जब मैमल्स का इर्तिका हुआ तो वो 2 कोन्स आया हो गई, सिर्फ 2 कोन्स रह गई। फिर अब हम प्राइमेट्स की बात कर रहे हैं कि प्राइमेट्स में एक जो ग्रीन कोन बनाने या ग्रीन प्रोटीन बनाने का, ऑप्शन बनाने का जो जीन था, उसमें डुप्लीकेशन हुई, और उस वजह से अब वो 2 किस्म के प्रोटीन बनने लगे जिनकी सेंटर फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। आप ये देख सकते हैं कि ये प्राइमेट के जो इंसान की जो आंख है उसमें ग्रीन और रेड की जो फ्रीक्वेंसी जो है, पीक फ्रीक्वेंसी, ये बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा ओवरलैप है इस पे। और इस ओवरलैप का ही नतीजा ये भी है कि अब हम बहुत से शेड्स देख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई फोटोन है जिसकी फ्रीक्वेंसी कहीं यहाँ पे है, तो अब आप देख सकते हैं कि वो रेड और ग्रीन दोनों किस्म के प्रोटीन्स को एक्साइट कर रहा होगा। अगर यहाँ पे कोई फोटोन की फ्रीक्वेंसी है तो वो रेड, ग्रीन और ये ब्लू में भी थोड़ा सा वो आ रहा होगा, राइट? ब्लू कोन्स भी थोड़ी सी फायर कर रही होंगी। तो दिमाग को 3 मुख्तलिफ किस्म की कोन से बेक वक्त अगर सिग्नल मिले तो उससे जो कलर डिटरमिन होता है वो ये वाला कलर है। यानी जो हमें एक जो शौरी तजुर्बा मिलता है रंग देखने का, वो ये वाला मिलता है, राइट? अगर सिर्फ ग्रीन और ब्लू की फ्रीक्वेंसी, यहाँ की कोई फ्रीक्वेंसी हो फोटोन, तो वो ग्रीन और ब्लू दोनों को एक्साइट कर रहा है, तो फिर हमें वो येलो का एहसास होता है। तो मुख्तलिफ रंगों का एहसास इस बात पर डिपेंड करता है कि इन 3 जो ये कोन्स हैं उनकी फायरिंग का रेट क्या क्या है। और आपको अगर ये जो कंप्यूटर के स्क्रीन डिस्प्ले होते हैं इनका अगर थोड़ा बहुत इल्म हो तो कलर इसमें कैसे बनता है, इसमें भी कलर बुनियादी तौर पर 3 फिल्टर होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, और उनकी पीक फ्रीक्वेंसी बिल्कुल यही होती है, क्योंकि वो इंसानी आंख के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो उसमें भी कलर बिल्कुल ऐसे ही बनता है कि 3 अलग अलग स्ट्रीम होती है, इफ यू विल। एक ब्लू कलर की स्ट्रीम होती है, यानी कि बाइनरी डाटा जो है, जिसमें वो हर पिक्सल के लिए ये बताया जाता है कि इसमें ब्लू कलर कितने फीसद है, ग्रीन कलर कितने फीसद है, रेड कलर कितने फीसद है, और फिर रेड, ब्लू, ग्रीन के जो पिक्सल्स हैं वो उसी हिसाब, उसी तनासब से उनकी इंटेंसिटी हर पिक्सल के लिए तब्दील होती है। इससे हम रंग देखते हैं। तो बहरहाल इंसानों में रंगों की तफरीक की वजह यह है, और बाकी मैमल्स की निस्बत ज़्यादा रंग देखने की काबिलियत इसलिए है कि हमारे कदीम जो प्राइमेट अजदाद थे वो दरख्तों पर रहते थे, और उनके लिए ये म्यूटेशन, जिससे ग्रीन कलर के ऑप्शन 2 किस्म के ऑप्शन में तकसीम हो गए बिकॉज ऑफ जीन डुप्लीकेशन। और ये जीन डुप्लीकेशन हम प्राइमेट्स में डीएनए में बहुत आसानी से देख सकते हैं, राइट? यानी प्राइमेट्स में जो जीन्स ये 3 कोन्स बनाते हैं, उनमें से ये 2 जीन्स, ब्लू और ग्रीन वाले, बिल्कुल वही हैं जो बाकी मैमल्स में है और जो बाकी टेट्रापॉड्स में है, जो मतलब आप समझिए कि रेप्टाइल्स में है। लेकिन रेड ऑप्शन बनाने का जो जीन है वो बाकी टेट्रापॉड से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ग्रीन बनाने वाले जीन की एक डुप्लीकेट कॉपी है जिसमें थोड़ी सी म्यूटेशन है, इसलिए ये शिफ्ट कदरे कम है। यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रीन कोन की और रेड कोन की वो बहुत पास पास है। इसके बरक्स ब्लू कोन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप देख सकते हैं, इसका बाकी दोनों से डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और कि मैंने अभी बात की थी कि मैमल्स चूंकि रात के वक्त काम करते थे, इन रात को निकलते थे, नॉकटर्नल थे, इसलिए उनकी विजन डिग्रेड हो गई। ये एक फितरी असूल है कि जो हिस्स जिस कदर कम अहम होती है उसी कदर उसमें म्यूटेशन हो जाए तो उसका मनफी असर भी कम पड़ता है।
तो ये हम बार बार देखते हैं कि जो अनवा गारों में रहती है, अंधेरे गारों में, अब मछलियां हैं और सैलेमेंडर्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं कि वो हजारों सालों से, बाज ऐसे अनवा हैं जो लाखों सालों से मुसलसल अंधेरी गारों में रहते हैं, वहीं रिप्रोड्यूस करते हैं, वहीं मरते हैं, वहीं खाते पीते हैं। वो वहां पहुंचते कैसे हैं कि आपको पता है कि हम जिसे गार समझते हैं वो माजी में पानी के फ्लो से बने थे या लावा के फ्लो से बने थे या किसी वजह से बने थे। उनके बातों का नीचे उनके चश्मे होते हैं, यानी वो ऊपर से नजर नहीं आते, लेकिन गार के अंदर एक चश्मा बह रहा है, जो गार के अंदर अगर हम उतर जाएं तो वो हमें हम वो पानी बहता देख सकते हैं, उसमें मछलियां देख सकते हैं। तो अब किसी जमाने में अगर पास कोई नदी है, दरिया है, उसमें सैलाब आया, सैलाब से गार में भी पानी गया, उसके साथ बहुत सारी मछलियां और सैलेमंडर और कीड़े मकोड़े और जो भी हैं वो उस गार के अंदर पहुंच गए। अब वो निकल नहीं सकते वहां से, फिर पानी जो सैलाब का पानी था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया, लेकिन वो जो नीचे चश्मा है वो अभी तक चल रहा है, राइट। तो अब मछलियां उस पानी में लाखों सालों से रिप्रोड्यूस कर रही हैं। अब उस अंधेरी गार में उनकी आंखें बिल्कुल नाकारा हैं, उनकी आंखों का कोई फायदा नहीं होने। तो अब क्या होगा कि कोई ऐसी म्यूटेशन हुई जिस वजह से उनकी आंखों ने काम करना छोड़ दिया, तो वो म्यूटेशन उसके जीन पूल से नहीं निकल पाएगी, इसलिए कि कोई उनका मनफी असर नहीं हो रहा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसी म्यूटेशन का मुस्बत असर होता है, क्योंकि फर्ज कीजिए कि किसी मछली की आंखें नहीं है, राइट, और माहौल ऐसा है कि आंखों के ना होने से उसे कोई मनफी असर नहीं पड़ता, लेकिन अब आंखों का सिग्नल प्रोसेस करने का जो दिमाग में स्ट्रक्चर है वो तो अभी है मौजूद। और आपको पता है कि दिमाग प्लास्टिक होता है, वो अगर एक हिस्स, जैसे आपने नाबीना अफराद को देखा होगा कि उनके अगर देखने की हिस्स खत्म हो जाए तो उनके छूने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, सुनने की हिस्स बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, और वो इस तरह से वो ऑगमेंट करते हैं अपने देखने की हिस्स को, राइट। तो इसलिए होता है कि दिमाग के जो हिस्से रोशनी की प्रोसेसिंग के लिए, यानी आंखों के सिग्नल के प्रोसेसिंग के लिए स्पेसिफाइड होते हैं, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी हिस्सियात की प्रोसेसिंग करने लगते हैं। कभी हम न्यूरो साइंस पर बात करेंगे तो इस पर हम मजीद बात करेंगे कि ये न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे होती है और न्यूरोप्लास्टिसिटी का इर्तिका कैसे हुआ। तो बहरहाल जो यहाँ पे बात अहम है वो ये है कि जब ये मछलियां, इनके अजदाद किसी म्यूटेशन की वजह से आंखें इनकी काम करना छोड़ दिया, तो अब दिमाग में वो जो हिस्सा था जो विजन के प्रोसेसिंग करता था, उसको दूसरी हिस्सियात प्रोसेस करने का टाइम मिल गया। तो अंधेरे में आंखें तो उनकी वैसे ही बेकार थीं, लेकिन अब आंखों के ज़ाय हो जाने की वजह से अब वो जो उनके छूने के हिस्से है या बाज़ औक़ात इनमें इलेक्ट्रिक सेंस आ जाती है कि यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को सेंस कर सकती हैं, या आवाज़ जो इधर-उधर के जो कीड़े मकोड़े हैं, और उसके अलावा फिर स्मेल, यानी पानी में स्मेल, हम आमतौर पे ये कहते हैं जी कि स्मेल हवा में होती है, लेकिन स्मेल का एक्चुअल प्रोसेस है वो पानी से इर्तिका हुआ है उसका, राइट। उस पर हम बात करेंगे, कान का इर्तिका कैसे हुआ, स्मेल का इर्तिका कैसे हुआ, जायका छूने, ये जो जायके की हिस्सा, इसका इर्तिका कैसे हुआ। इट टर्न्स आउट कि जायके की हिस्स और सूंघने की हिस्स, इनका बहुत गहरा बुनियादी ताल्लुक है, क्योंकि दोनों केमिकल डिटेक्ट करते हैं। तो इन मछलियों में वो केमिकल डिटेक्ट करने की सलाहियत बहुत ज्यादा बढ़ गई, जो उनके लिए फायदेमंद थी। तो बॉटम लाइन क्या हुई कि इन मछलियों में आंखें जाया होने का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि फायदा हुआ कि उनकी दूसरी हिस्सियात जो है अब ज्यादा शार्प हो गई। उसका नतीजा क्या हुआ कि नाबीना मछलियों को अब एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज था, और हजारों सालों की स्केल पर, यानी ये लाखों साल की भी बात नहीं है, हजारों सालों की स्केल पर तमाम की तमाम मछलियां वहां पे अब नाबीना होती हैं। उसके अलावा हम जब इन मछलियों को, इनके एम्ब्रियोज को देखते हैं, अब चूंकि हम उनके मछलियों को निकाल के हम लेबोरेटरी में ला सकते हैं, उनके जो पूरा तौलीदी प्रोसेस को देख सकते हैं, उनके एम्ब्रियो को देख सकते हैं, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर हम देख सकते हैं कि उनकी आंखें बनती हैं। कुछ मछलियां ऐसी हैं जिनमें अभी तक आंखें मौजूद हैं, लेकिन उनके ऊपर एक गलाफ बन चुका है। कुछ मछलियां ऐसी हैं जिनमें आंखों के पीछे नर्व्स जाया हो चुकी हैं। कुछ मछलियां ऐसी हैं, ये अनवा की बात कर रहा हूं, कुछ अनवा ऐसी हैं जिनमें आंखों के पीछे नर्व्स अभी तक बाकी हैं, और उन पे अगर रोशनी डाली जाए तो फायर भी करती हैं। तो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जो मुख्तलिफ अनवा में पाई जाती हैं। और बॉटम लाइन यही है कि अगर कोई ऐसी हादसा
2000-3000 साल पहले हुआ था कि मछली वहाँ पे किसी सैलाब की वजह से आ गई। तो अभी इर्तिकाई प्रोसेस में इतना वक्त नहीं हुआ कि वो जो सारे फीचर्स हैं वो ज़ाया, क्योंकि ये मतलब रैंडम प्रोसेस है म्यूटेशन का, राइट। म्यूटेशन अगर ऐसी हुई कि आंखें ज़ाया हो गई तो उसके पीछे जो एडवांटेजेस होंगे वो उनको अगली नस्ल में मुंतकिल होंगे। तो ये एक हज़ारों लाखों नस्लों का ये एक प्रोसेस होता है, राइट। तो हम मुख्तलिफ स्टेजेस पे ये प्रोसेस आज भी देख सकते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम देख सकते हैं कि उनकी आंखें बनती हैं और फिर ज़ाया हो जाती हैं। जैसे हमने पहले इंसान के या जो प्राइमेट्स हैं इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज पे बात की थी कि इनके गिल स्लिट्स बनती हैं, जो मछलियों में, जैसे आप ये मछलियां भी देखें ना, ये गिल्स होते हैं। इंसान के एम्ब्रियो में भी शुरू में पहले चंद हफ्तों में गिल स्लिट्स बनती हैं, और बाद में फिर वो खत्म हो जाती हैं और वो मुख्तलिफ तौर पर फिर वो रीपर्पज हो जाती हैं, राइट। तो ये हम इन मछलियों के एम्ब्रियोज में देख सकते हैं कि वो आंखें बन रही हैं, उनके पीछे जो ऑप्टिक नर्व है और ऑप्टिक काइज़म है, यानी वो दिमाग तक जो जाते हैं, वो सब स्ट्रक्चर बनता है और फिर ज़ाया हो जाता है। और उनके जीन्स में भी हम ये वो म्यूटेशन देख सकते हैं कि कौन कौन से जीन्स में क्या क्या म्यूटेशन हुई। तो ब्रेन में जो रियल एस्टेट थी, यानी ब्रेन का वो हिस्सा था जो विजन के लिए मुख्तस था, वो अब दूसरी सेंसेस के लिए इस्तेमाल होने लगा है, राइट। अच्छा, उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप किसी भी दुनिया में किसी भी जगह केव डिवेलपर्स का मतलब जो हजारों सालों से अंधेरी गारों में रह रहे हैं, उनको देखें तो उनकी स्किन का पिगमेंट भी खत्म हो जाता है। आमतौर पे देखें मछलियों का या कोई भी जानवर हो, उनके स्किन पे पिगमेंटेशन होती है जो उनको कैमोफ्लेज देती है, राइट। यानी उनका जो माहौल है उसमें वो ऐसे घुल जाते हैं कि नजर नहीं आते। तो ये एक तरह का बचाव का मैकेनिज्म है। चूंकि अंधेरी गारों में कोई दूसरा जानवर भी उन्हें नहीं देख सकता, तो उस पिगमेंटेशन का भी उन्हें कोई फायदा नहीं है। इसलिए वो पिगमेंटेशन बनाने वाले जीन्स भी अगर ज़ाया हो जाएं तो उससे कोई नुकसान नहीं होता उनको। लेकिन वो पिगमेंटेशन बनाने में जो एनर्जी खर्च होती है वो अब बच जाती है। यानी अब वो जानवर थोड़ी सी कम एनर्जी के साथ भी जिंदा रह सकता है। यानी जहां खुराक बहुत कम हो वहां पे हर वो फीचर जो फायदेमंद नहीं है लेकिन एनर्जी हंगरी है, वो बहुत जल्द ज़ाया हो जाता है, राइट। तो ये पिगमेंटेशन भी इनके ज़ाया हो जाती है। आप किसी भी दुनिया किसी भी इलाके में केव्स, ब्लाइंड केव्स होती हैं, जो अंधेरी गारें हैं, उनके ड्वेलर्स को देखें तो वो हमेशा कलरलेस होते हैं। उनके पिगमेंटेशन का रंग वही होता है जो उनकी जिल्द का रंग होता है, यानी जो उनके नीचे के टिश्यू का रंग होता है। अच्छा, थोड़ी सी हम बात करते हैं न्यूरो साइंस पे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे पूरा एक लेक्चर सीरीज बनाई जा सकती है कि विजन की प्रोसेसिंग कैसे होती है। अभी तक हमने सिर्फ आंखों की और पिगमेंटेशन की बात की थी, लेकिन आंखें जो है वो तो सिर्फ एक कैमरा है, वो तो सिर्फ इमेज कैप्चर करता है, राइट। इमेज कैप्चर करने के बाद उसका एहसास हमें शऊरी तौर पर कैसे होता है, अब ये बाकी तमाम जानवरों में भी ऐसे होता है, लेकिन हम बात करेंगे इंसानों की, इसलिए कि वो इंसानों की विजन जो है वो एक तो ज्यादा एडवांस्ड है, सोफिस्टिकेटेड है, दूसरे हमें ज्यादा दिलचस्पी इंसानों में होती है, राइट। दिलचस्प बात यह है कि आपको पता है कि इंसानी दिमाग के दो हिस्से होते हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। और ये एक हिस्टोरिकल एक फैक्ट है, तमाम जानवरों में ऐसा ही होता है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर जिस्म के दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है और दाएं हिस्से के सेंसेशन को प्रोसेस करता है, और दाएं हेमिस्फीयर जिस्म के बाएं हिस्से को प्रोसेस करता है। आंखों में ये अहम बात यह है कि ऐसा नहीं है कि दाईं आंख का जो सिग्नल है वो बाएं दिमाग की तरफ जाए और बाईं आंख का सिग्नल दाएं दिमाग की तरफ जाए। दोनों आंखों में अलग अलग हिस्से होते हैं। हर आंख में पर्दा बसारत के दो हिस्से होते हैं, एक दाएं हिस्सा और एक बायां हिस्सा। और जो दाएं हिस्से के जो सेंसर्स हैं, उनसे जो नर्व निकलती हैं वो बाएं दिमाग की तरफ जाती हैं, और बाएं हिस्से की जो नर्व्स हैं वो दाएं तरफ जाती हैं, राइट। यानी हर आंख का जो सिग्नल पैदा होता है उसका आधा हिस्सा दाएं दिमाग की तरफ जाता है, आधा हिस्सा बाएं दिमाग की तरफ जाता है। ये एक बहुत अहम चीज है विजन की प्रोसेसिंग में याद रखने के लिए। और यही है कि अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स की एक आंख जाया हो जाए तब भी उसको पूरे का पूरा सीन नजर आता है। ऐसा नहीं होता कि उसको दाईं तरफ का नजर आना बंद हो जाए, सिर्फ बाईं तरफ का नजर आए, या वाइस वर्सा। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जब दिमाग में सिग्नल्स की प्रोसेसिंग होती है उसके बाद एक दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से के दरमियान कनेक्शन होते हैं जिसे कॉर्पस क्लोसम कहा जाता है।
उस हिस्से के थ्रू दोनों साइड्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं और हमें जो शऊरी तजुर्बा मिलता है वो एक पूरे का पूरा मुकम्मल हिस्सी तजुर्बा मिलता है जिसमें बसारत की ज्यादा अहमियत होती है, राइट। तो बहरहाल आंखों से जो सिग्नल जाता है ऑप्टिक नर्व, रेटिना से जो ऑप्टिक नर्व जाती है, वो ये एक और बहुत दिलचस्प बात है कि उस स्ट्रीम के दो हिस्से बनते हैं। एक हिस्सा विजुअल कोर्टेक्स को जाता है जो दिमाग का पिछला हिस्सा है, ऑक्सीपिटल लोब, राइट, जिस जहां पे विजन की प्रोसेसिंग होती है। लेकिन एक हिस्सा आंखों से सिग्नल जो आ रहा है उसका एक हिस्सा दिमाग के उन हिस्सों में जाता है जहां पे स्पेशल प्रोसेसिंग होती है, यानी वहां पे ये प्रोसेसिंग होती है कि कोई चीज स्पेस में कहां पर मौजूद है, राइट। और फिर जब विजुअल प्रोसेसिंग होती है तो उससे मुख्तलिफ फीचर एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जिससे फिर ये जो चीज क्या है इसकी पहचान होती है, जो व्हाट कहते हैं, और हाउ, दोनों मुख्तलिफ चीजें जो आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रही हैं, ये सब कुछ जो है ये दिमाग के इस हिस्से में होता है। फिर वो तमाम सिग्नल जाकर इंटीग्रेट होते हैं और हमें एक मुकम्मल हिस्सी तजुर्बा मिलता है। अब दिलचस्प बात इसमें यह है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी को अगर खुदा न खास्ता स्ट्रोक हो जाए और स्ट्रोक इस हिस्से में हो तो उस शख्स की बसारत खत्म हो जाती है, यानी वो शख्स जो है नाबीना हो जाता है, राइट। अब उस शख्स की ऐसा ऐसा शख्स जिसकी बसारत स्ट्रोक की वजह से खत्म हो जाए, उसकी आंखें काम कर रही हैं, वो सिग्नल भेज रही हैं, लेकिन सिग्नल प्रोसेसिंग अब बंद हो चुकी है, राइट। दिलचस्प बात यह है कि उसका ये जो वेयर वाला सिग्नल है या पाथ है, ये अभी भी काम कर रहा होता है। तो ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिल्कुल नाबीना हैं, जो देख नहीं सकते। अगर आप उनको एक ये क्लासिक तजुर्बा है जो ऐसे मरीजों पर किया जाता है कि आपको याद होगा कि अब तो खैर खत पोस्ट करने का रवाज खत्म हो गया है। किसी जमाने में लेटर बॉक्सेस होते थे, राइट। लेटर बॉक्स में एक हॉरिजॉन्टल स्लिट होती थी, आप खत उसके अंदर डालते थे और वो फिर वहां पे डाकिया निकाल के दिन में एक दफा दो दफा वो फिर डाक लेके जाता था, राइट। अब ऐसे किसी, अब हम जो जिनकी बसारत इंटैक्ट है, तो हम वो देखते हैं कि लिफाफा जो है ये किस ओरिएंटेशन में है, वो जो स्लिट जो है वो हॉरिजॉन्टल है, हमारा लिफाफा वर्टिकल है, तो हम उसको टिल्ट करके लिफाफे को हॉरिजॉन्टल करके उस स्लिट में डालते हैं। ये शख्स जिनकी स्ट्रोक की वजह से इनकी बसारत खत्म हो चुकी है, उनको ना वो स्लिट नजर आ रही है, ना लेटर बॉक्स नजर आ रहा है, ना उनको अपने हाथ में जो खत्म वो नजर आ रहा है। अब उनको अगर वो खत दिया जाए, उनको वर्टिकल करके पकड़ाया जाए और उन्हें कहा जाए कि आप ये जो सामने स्लिट है इसमें ये खत डाल दें, उनको ना स्लिट नजर आ रही है, ना अपने हाथ का खत नजर आ रहा है, लेकिन वो वर्टिकल जो खत है उसको स्लिट में डालेंगे तो हाथ को पहले हॉरिजॉन्टल करेंगे और स्लिट में डाल देंगे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि उन्होंने ये क्यों किया। उनको स्लिट नजर नहीं आ रही, उनको अपना जो लेटर है उनके हाथ में वो नजर नहीं आ रहा, लिफाफा नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो बिना देखे ये काम कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि ये जो वेयर वाली स्ट्रीम है ये अभी भी काम कर रही है। इसे ब्लाइंड साइट कहा जाता है। इसी तरह ऐसे नाबीना लोग हैं जिनको कोई चीज नजर नहीं आती, लेकिन जब चलते हैं तो वो लाशऊरी तौर, उन्हें खुद पता नहीं चलता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो लाशऊरी तौर पर इर्द गिर्द के जो चीजें हैं उनसे बच के चलते हैं। तो ये हर एक के साथ नहीं होता, तमाम नाबीना लोगों के साथ ऐसा नहीं है। जिनकी आंखें जाया हो चुकी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये ऑप्टिक नर्व जाया हो गई है जो कि ग्लाकोमा की वजह से अक्सर हो जाती है, जिसे काला मोतिया कहते हैं, राइट। तो ये ग्लाकोमा की वजह से ये नर्व जाया हो जाती हैं, तो इनकी दुनिया फिर स्याह हो जाती है, इन्हें बिल्कुल कुछ नजर नहीं आता। तो उन लोगों में ब्लाइंड साइड नहीं होती। लेकिन जिन लोगों को स्ट्रोक की वजह, और खासतौर पर इस इलाके में स्ट्रोक की वजह से अगर उनकी बसारत चली गई है, तो फिर वो ब्लाइंड साइट जो है वो उनकी यानी तजुर्बे में वो देखी जा सकती है। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा वसी मौजू है। अगर मौका मिला इंशाल्लाह तो कभी एक पूरी सीरीज बनाएंगे न्यूरो साइंस पे, जिसमें हम ये जो इर्तिका है, न्यूरॉन्स का इर्तिका, उसके बाद जो न्यूरॉन्स के बंडल्स होते हैं उनका इर्तिका, उसके बाद वो बंडल्स इकट्ठे कैसे हुए, ब्रेन का इर्तिका, इंसान के ब्रेन में हम इर्तिकाई स्टेजेस कैसे देख सकते हैं, इंसान के जो ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्से हैं, जैसे ये जो ब्रेन स्टेम है और उसके बाद ये मडुला है, पॉन्स है, ये जो हिस्से हैं ये बहुत पुराने हैं इर्तिकाई तौर पर, ये हर वर्टेब्रेट में पाए जाते हैं और इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो 100% प्रिजर्व्ड है।
मिसाल के तौर पे ये जो हमारी काबिलियत है जिस्म में टेम्परेचर कंट्रोल करने की, राइट, तमाम मैमल्स में ये सिस्टम बिल्कुल एक तरह से काम करता है और इसका कंट्रोल यहाँ पे कहीं होता है ब्रेन स्टेम में, और एक दिमाग का स्ट्रक्चर होता है जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन लेता है, और फिर जो हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है यानी जो इम्यून सिस्टम है उसके साथ भी इंटरेक्शन करता है। और अगर इम्यून सिस्टम से उसको ये इंफॉर्मेशन मिले जिस्म पर किसी वायरस ने हमला कर दिया है, किसी बैक्टीरिया ने हमला कर दिया है, तो ये सिस्टम, थैलेमस कहते हैं उसको, वो जिस्म का टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो बुखार जो होता है वो वायरस की वजह से नहीं होता, वो वायरस के खिलाफ हमारे जिस्म की मुदाफ़त की वजह से होता है, राइट। पर वो एक अलग बहस है, अभी हम इस बहस को यहीं पे छोड़ते हैं और अब हम आते हैं उन सवालात की तरफ। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो मैंने आपको शुरू में सवालात दिए थे, आपको मौका मिला होगा वो सवालात पर गौर करने का। तो एक सवाल मैंने उस वक्त नहीं किया था, वो मैं आज कर रहा हूं यहाँ पे, कि दिलचस्प बात यह है कि ये हमारा स्पेक्ट्रम है, सूरज से जो रोशनी जमीन तक आती है ये उसका स्पेक्ट्रम है, राइट। और आप अगर जितने भी जानवर इसमें जो है ना, ये जो है ये विजिबल लाइट है, और उसके बाद ये जो है ये आप समझ लीजिए कि ये इंफ्रारेड है, और ये जो है ये अल्ट्रावायलेट है। और सूर्य का स्पेक्ट्रम तो बहुत बड़ा है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम इस वक्त सिर्फ चूंकि विजन की बात कर रहे हैं। तो सवाल मेरा जो है ये है कि जितने भी एनिमल हम आप देखते हैं वो सिर्फ इसी रेंज में क्यों देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। यानी आप अगर इंसानों की बात करें तो अभी हमने बात की थी कि इंसानों के 3 कोन्स होती हैं जो ब्लू, ग्रीन और रेड देखती हैं। अगर हम हशरात की बात करें जिनका हमसे यानी करोड़ों साल पहले से वो उनके अजदाद अलग हो चुके हैं, यानी ऑलमोस्ट लाइक मल्टी सेलुलरिटी के आगाज से ही हशरात और जो दूसरे एनिमल्स हैं, वर्टेब्रेट्स हैं, वो अलग अलग हैं। उनमें भी ब्लू कोन ऑलमोस्ट वहीं पे है जहां पे इंसानों की है। अगर आप वर्टेब्रेट्स को देखें तो इनमें भी ब्लू कोन ऑलमोस्ट वहीं पे है जैसे जो 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 इंसानों में है। और मैंने पहले बात की थी कि वर्टेब्रेट्स में जो रेड और ग्रीन की जो कोन्स हैं उनकी सेंटर फ्रीक्वेंसी बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंसानों के प्राइमेट्स की है, तमाम प्राइमेट्स का पैटर्न जो है देखने का वो बिल्कुल यही है। और ये समझ लीजिए कि नॉन मैमल्स की है, जिसमें आप समझ लीजिए कि मछलियां भी हैं, और उसमें तमाम टेट्रापॉड्स और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, राइट। तो परिंदे जो हैं वो रेप्टाइल से इर्तिकाब से हुए थे। तो परिंदों में ये 4 कोन्स हैं, इंसानों में 3 कोन्स हैं, और हशरात में भी 3 कोन्स हैं। लेकिन मेरा जो सवाल था वो ये था कि तमाम के तमाम सिर्फ इसी स्पेक्ट्रम में क्यों देखते हैं। यानी कोई अल्ट्रावायलेट की बात करें तो ये यहाँ पे जो है ना वेवलेंथ दिखाई गई है, तो इस तरफ जाएं तो कम वेवलेंथ होगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। अगर हम लेफ्ट साइड पे जाएं तो जहाँ पे अल्ट्रावायलेट होगी, फिर गैमा रेज होंगी, एक्सरेज होंगी। तो एक्सरे विजन किसी का क्यों नहीं है? कोई जानवर ऐसा नहीं है जो एक्सरे को देख सके, कोई जानवर ऐसा नहीं है जो रेडियो वेव्स को देख सके। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। एक तो वजह यह है कि सूरज का स्पेक्ट्रम, उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी इस रेंज में है, राइट। ये सूरज का स्पेक्ट्रम है, ये इंफ्रारेड है, ये अल्ट्रावायलेट है। तो ऑलमोस्ट लाइक 90% एनर्जी जो है वो इस रेंज में है। तो इट मेक सेंस कि इर्तिका जानवरों में वही काबिलियत पैदा करेगा जहां पे उसे बहुत सारे फोटॉन्स मिल रहे होंगे। तो ये जो थोड़ी बहुत वेरिएशन है वो हमने अभी स्टडी किया था कि उसकी वजह क्यों है, लेकिन बेसिकली सूरज का स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा एनर्जी यही है। इसलिए ये बैंड है जिसमें तमाम जानवर जो यानी इंसानों से दूर दूर तक उनका यानी करोड़ साल पहले से अजदाद अलग हैं, उनमें वही फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो हमने पहले बात की थी कि ऑप्सिन्स एक प्रोटीन जो इवॉल्व हुई थी और उसके बाद फिर उसमें म्यूटेशंस हुई। अच्छा, दूसरी बात जो ये है कि बिलफर्ज सूरज की रोशनी की का स्पेक्ट्रम अल्ट्रावायलेट की तरफ ज्यादा एनर्जी होती, और उसके बाद यानी एक्सरेज की तरफ ज्यादा एनर्जी होती। तो क्या फिर यहाँ पे जमीन पर जानवरों में एक्सरे विजन पैदा होता? गालिबन नहीं। उसकी वजह क्या है कि एक्सरे की वेवलेंथ इतनी कम होती है, जो हमारे जिस्म में मॉलिक्यूल्स हैं जैसे डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन्स हैं, जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं,
उनमें जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी जो लेंथ है, एक्सरे की वेव लेंथ उन बॉन्ड्स की लेंथ के बराबर होती है, यानी उसी रेंज में होती है। इसका मतलब क्या है कि एक्सरेज उन बॉन्ड्स में एब्जॉर्ब होकर उन बॉन्ड्स को तोड़ सकती हैं। तो एक्सरे जो है उसको हम कहते हैं आयोनाइजिंग वेव, राइट। आयोनाइजिंग वेव वो हैं जो बॉन्ड्स को तोड़ सकती हैं। तो वो हमारे लिए बहुत, यानी हमारे का मतलब तमाम हयात के लिए, हर किस्म की जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए अल्ट्रा वायलेट के भी जो हायर फ्रीक्वेंसी बैंड है उसमें विजन किसी का नहीं है। लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड जो है उनमें ये जो है, जैसे ये हशरात और परिंदे, ये किसी हद तक अल्ट्रा वायलेट देख सकते हैं। ये वो रेंज है अल्ट्रा वायलेट की जो इंसान नहीं देख सकते। पिछली दफा मैंने शायद आपको बात की थी कि मेरा एक आंख में लेंस मसनूई लगा क्योंकि कैटरैक्ट्स की सर्जरी हुई थी। तो मेरी दाईं आंख अल्ट्रावायलेट को थोड़ा बहुत देख सकती है, क्योंकि मैंने शायद जिक्र किया था कि हमारा जो कॉर्निया है वो अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करता है, वो अंदर नहीं जाने देता। और उसकी वजह शायद यही है कि अल्ट्रावायलेट जो है वो निस्बतन ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। और कॉर्निया में भी जो ओपेकनेस आ जाती है उम्र के साथ, वो इसी वजह से आती है कि अल्ट्रावायलेट की वजह से। तो जो लोग सारा दिन धूप में चलते हैं, जो धूप की ऐनक नहीं लगाते, उनमें उधेड़ उम्र में कॉर्निया का ओपेक हो जाना ये बहुत बहुत आम है। चलें, ये एक सवाल था। उम्मीद है आपको इसकी अब समझ आ गई होगी कि तमाम जानवरों में विजन जो है वो इसी रेंज में क्यों होता है, क्योंकि सूरज की एनर्जी ज्यादातर इसी रेंज में है। अच्छा, एक सवाल ये जो बहुत अहम है, इसका ताल्लुक न्यूरो साइंस से है। अभी हमने न्यूरो साइंस पे बात की थी। व्हाई डोंट वी फील और सी आर ब्लिंक? आपको पता है कि हम आंखें झपकते हैं, राइट। इंसान तकरीबन अपने जाग रहा होता है तो 5 से 10% टाइम जो है वो हम आंखें बंद किए होते हैं, और आम तौर पर 15 से 20 दफा 1 मिनट में हम आंखें झपकते हैं। मेरी आदत है, मैं ज्यादा आंखें झपकता हूँ, पलकें झपकता हूँ, लेकिन आमतौर पर 15 से 20 दफा झपकते हैं। और पिछली दफा हमने जब आंखों की इर्तिका पर बात की थी तो ये भी बात की थी कि हमारी पलकें क्यों होती हैं, हम पलकें क्यों झपकते हैं, क्योंकि आंखों का इर्तिका पानी में हुआ था। आंखों को नमी की जरूरत है, नमी के बगैर ये काम नहीं करती, तो इसलिए हम पलकें झपकते हैं। लेकिन अब यह है कि जब हम पलक झपकते हैं तो उतने अरसे के लिए, समझ लीजिए कि फ्यू हंड्रेड माइक्रोसेकंड्स के लिए हमारा व्यू तो ब्लॉक हो जाता है, रोशनी तो अब नहीं आ रही जब तक हमारे पलक बंद है, राइट। तो हमें कभी ये महसूस नहीं होता, हमें यानी हम आईने में देख के हम देख सकते हैं कि हम पलके झपक रहे हैं, लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं होता। जैसे अगर कोई आंख पे पर्दा लगाए थोड़ी देर के लिए फिर हटा ले तो हमें साफ पता चलता है कि आंख के पर्दा आया था फिर हट गया, लेकिन पलकों का झपकना जो हमें कभी नजर नहीं आता। और उसकी वजह ये है कि पलक झपकने का जो टाइम है वो तकरीबन 100 से 300 मिली सेकंड होता है। आमतौर पे अक्सर जो नौजवान हैं उनमें पलक झपकने का प्रोसेस तेज होता है, बुजुर्ग अफराद में थोड़ा स्लो हो जाता है। और आपको ये भी पता है कि हमारा दिमाग एक प्रिडिक्शन मशीन है। जो पलक झपकने का जो प्रोसेस है ये लाशऊरी तौर पर दिमाग पैदा कर रहा है, राइट। यहाँ पलक खुद खुद ब खुद नहीं झपकती। आंख में बकायदा एक वो है, टाइमर है जो झपकने के वक्त को प्रिडिक्ट करता है कि इस वक्त झपकना है, और फिर वो सिग्नल पैदा करता है जिससे पलकें बंद होती हैं फिर खुलती हैं। दिमाग ये प्रिडिक्ट कर रहा होता है कि फलां टाइम से लेकर फलां टाइम तक ब्रेन को विजुअल सिग्नल नहीं जाएगा। अच्छा, अब यह है कि एक तो हमारा जो पर्दा बसारत है उसकी अपनी परसिस्टेंस है। परसिस्टेंस का मतलब यह है कि उस पे अगर रोशनी खत्म हो जाए तो कुछ देर तक वो इमेज कायम रहता है, राइट। ये तो आप आसानी से तजुर्बा कर सकते हैं कि रात के वक्त अगर आप बिल्कुल पिच डार्क हो, उसमें आप अपना फोन स्क्रीन जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट करके फोन की तरफ देखें थोड़ी देर, उसके बाद उसको बंद करके देखें आप इधर उधर, तो आपको अपने विजन के फील्ड में एक बिल्कुल जो आपके फोन की स्क्रीन का एक इमेज आपको अभी तक वो डार्क नजर आ रहा होगा बाकी इर्द गिर्द के माहौल की निस्बत। तो उसकी वजह यही है कि वो इमेज थोड़ी देर के लिए कायम रहता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जो हमने बात की थी, जब फोटोन पड़ता है ऑप्सिन प्रोटीन पे तो वो उसकी कंफर्मेशन चेंज होती है और कुछ देर बाद वो वापस आती है। तो जब तक वो प्रोटीन वापस अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं आएगी तब तक वो इमेज कायम रहेगा, राइट। तो एक तो वजह ये है, लेकिन वो ड्यूरेशन 300 मिली सेकेंड नहीं है, इससे बहुत कम है। तो दरअसल ये दिमाग जो विजुअल प्रोसेसिंग करता है वो कॉम्पनसेट कर रहा होता है को ब्लिंक को, यानी आपको जो शौरी तजर्बा दिमाग फराहम कर रहा है वो शौरी तजर्बा जो है वो
ब्लिंक को फिल्टर कर रहा होता है। तो अगर आप 300 मिलीसेकंड से ज्यादा देर तक ब्लिंक करें, शौरी तौर पर आंख बंद करके खोलें, तो तब आपको एहसास होगा कि ये आंख बंद हुई है फिर खुली है। लेकिन उस क्योंकि ये अरसा इतना बड़ा है कि दिमाग फिर उसको मास्क नहीं, इसको मास्किंग कहते हैं। बहुत से सिग्नल ऐसे आते हैं जिनको दिमाग खुद ही मास्क कर देता है। ऑडियो प्रोसेसिंग में भी, ऑडियो में भी बहुत से ऐसे सिग्नल होते हैं जिनको दिमाग मास्क कर देता है। वो ऑडियो स्ट्रीम में होते हैं लेकिन आपको सुनाई नहीं देते। वो एक अलग बात है, जब हम ऑडियो की बात करेंगे तो शायद मौका मिले उस पर भी बात करने का। तो हम अपनी पलक झपकने का एहसास खुद इसलिए नहीं करते कि हमारे दिमाग को पहले से पता होता है कि फलान टाइम से फलान टाइम तक हम पलक झपकेंगे, और दिमाग जो पहले से इमेज बन चुका है उसको परसिस्ट करता है हमारे शऊरी तजर्बे में। इस पे अगर कोई सवाल हो तो सवाल जवाब का जब टाइम आएगा तो इंशाल्लाह इस पे मजीद बात करेंगे। उसके बाद हमने बात की थी कि हमारी आंखों में, दोनों आंखों के पर्दा बसारे में एक सुराख होता है जिससे ऑप्टिक नर्व आई बॉल से निकल के दिमाग तक जाती है। राइट, हमने बात की थी कि हमारा जो पर्दा बसारत है वो दरअसल उल्टा है, विच इज नॉट ए वेरी गुड डिजाइन। कैमरे के लिए ऐसा डिजाइन नहीं होता। इसके बरक्स जो मोलस्क हैं, ऑक्टोपस वगैरह, उनकी आंख में पर्दा बसारत के पीछे ये न्यूरॉन्स होते हैं, उनके पीछे नर्व्स होती हैं, तो उनको ब्लाइंड स्पॉट की जरूरत नहीं होती। उनमें ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता। राइट, इंसानों में और तमाम वर्टेब्रेट्स में आंखों में ब्लाइंड स्पॉट होता है। अच्छा, अब ब्लाइंड स्पॉट जहां पे है वहां पे कोई आई यानी वो नहीं है, सेंसर नहीं है, वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, वहां पे कोई रॉड या कोन नहीं है। तो वहां पे जो इमेज बन रहा है वो हमारे पर्दा बसारा में हमें सुराख नजर आने चाहिए, काले काले, राइट, जहां पे कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। राइट, हम तजुर्बा करके हम बाज़ औक़ात ये ब्लाइंड स्पॉट अपना फाइंड कर सकते हैं। ये जो यहाँ मैंने दिखाया हुआ है, अगर आप एक आंख बंद करें, अभी अगर आप तजर्बा करें, एक आंख बंद करें और फिर थोड़ा आगे पीछे हो, तो एक स्टेज ऐसे आएगी जिसमें अगर आप इस पे फोकस करके रखें, इस क्रॉस पे फोकस करके रखें नजर को, और डिस्टेंस बढ़ाएं अपने फोन का, तो एक जगह ऐसे आएगी जहां पे आपको ये काला जो ये डॉट है ये नजर आना बंद हो जाएगा। वो हमारा ब्लाइंड स्पॉट है। लेकिन दोनों आंखें खुली रखें तो फिर ये ब्लाइंड स्पॉट नजर नहीं आता। एक आंख से भी बाज़ औक़ात हमें एहसास नहीं होता कि हमारा कहीं ब्लाइंड स्पॉट है, वो देखने से यानी तलाश करने से मिलता है। तो ये भी एक तो वजह ये है कि दोनों आंखों के ब्लाइंड स्पॉट्स आइडेंटिकल नहीं है। यानी वो अगर हम सीन की बात करें तो दोनों आंखों को मिलाकर जो सीन बन रहा है उसमें एक आंख का ब्लाइंड स्पॉट जहां पे बन रहा है, दूसरे आंख में वहां बाकायदा सेंसर्स मौजूद हैं, और इस आंख में जो ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है उसकी जगह यानी इस जगह पर इस दूसरी आंख में वो सेंसर्स मौजूद है। राइट, तो ब्लाइंड स्पॉट्स दोनों आंखों से देखें तो कभी वो हमें नजर नहीं आता, सिंगल आंख से देखें तो वो नजर आता है। तो न सिर्फ दोनों आंखों में जो ब्लाइंड स्पॉट है वो ओवरलैप नहीं है उसमें, इसलिए हमें नजर नहीं आता। एक आंख से देखें हम तब भी अक्सर ब्लाइंड स्पॉट नजर नहीं आता, क्योंकि दिमाग एक्टिवली उस ब्लाइंड स्पॉट को हाइड करने की कोशिश कर रहा होता है। यानी अब हम तजर्बों से जानते हैं कि दिमाग को पहले से पता है कि इस एक आंख बंद करके अगर हम देखें कि इस इमेज में आंख का जो ब्लाइंड स्पॉट है वह कहां पे है, उस ब्लाइंड स्पॉट में दिमाग खुद से वो सीन भर देता है जो उस ब्लाइंड स्पॉट के इर्द गिर्द है। और ये बहुत से तजुर्बात से साइंसदान ये बाकायदा साबित कर चुके हैं कि दिमाग ये प्रिडिक्ट कर रहा होता है कि जिस जगह ब्लाइंड स्पॉट है वहां पे क्या इमेज होना चाहिए था, और वो इमेज वहां पे क्रिएट करता है। तो ये हमारा यानी दिमाग का काम है, ये सिर्फ आंखों का काम नहीं है ब्लाइंड स्पॉट को छुपाना। अच्छा, अगला सवाल। ये एक बहुत आम एक मिसकंसेप्शन है कि इंसानी आंख की रेजोल्यूशन 756 मेगापिक्सल होती है। पहले तो बात है कि ये आइडिया ही गलत है। आंख जो है वो एनालॉग है, वो डिजिटल नहीं है, इसलिए पिक्सल का तस्वुर ही गलत है। पिक्सल डिजिटल जो सेंसर होता है उसके लिए ये टर्म डिफाइन की गई थी। डिजिटल सेंसर को अगर आप देखें तो वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। मुझे शायद यहाँ पे उसकी तस्वीर देनी चाहिए थी डिजिटल इमेज सेंसर की, और उनमें हर जगह सेंसर की रेजोल्यूशन, सेंसर का साइज बिल्कुल एक सा होता है, हर सेंसर की रेजोल्यूशन एक सी होती है। तो वो एक यानी रेक्टेंगुलर एरे होता है। एरे का मतलब कि हॉरिजॉन्टल और रोज और कॉलम्स होते हैं उसमें सेंसर्स के, और उनकी तादाद, अगर आप एक सेंसर बनाएं जिसकी रेजोल्यूशन टोटल 756 मेगापिक्सल है, उसका मतलब ये है कि उसकी कुल सेंसर की तादाद 756 मेगापिक्सल, मेगा मतलब हजार, यानी 756,000 पिक्सल्स।
राइट। वो बाइनरी को अभी फिलहाल हम नज़रअंदाज कर देते हैं। असल में मेगा जो है वो 1024 होता है, 1000 नहीं होता, लेकिन उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आंख के लिए ये बिल्कुल मीनिंगलेस स्टेटमेंट है। पहले तो हमने बात की थी कि आंख में एक फोविया होता है, जो कहीं यहाँ पे होता है इस जगह। उस फोविया पे कोन्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, राइट। ये यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ये बेसिकली ये फोविया की ही जगह को दिखाया गया है जहाँ पे ये कोन्स और रॉड्स दिखाई गई हैं। लेकिन सिर्फ छोटी सी जगह पे ये रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है। बाकी आंख के हम पर्दा बसारा पर देखें तो कोन्स की तादाद बहुत कम होती है, ज्यादातर सिर्फ रॉड होती हैं, और वो रॉड्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है बहुत कम होती है। तो पिक्सेलेशन का जो कैलकुलेशन की जाती है आंख की रेजोल्यूशन मालूम करने के लिए, वो कैलकुलेशन ही गलत है। आंख वैसे ही एनालॉग है, राइट। तो हम जब देखते हैं तो हमारी सिर्फ 1% से भी कम फील्ड ऐसा होता है जिसमें हमें हाई रेजोल्यूशन नजर आ रहा होता है। बाकी जो हमारा व्यू है वो लो रेजोल्यूशन होता है। तो आंख की रेजोल्यूशन जो है वो बहुत कम है। अगर हम यानी एक तो खैर यही है कि डिजिटल से कंपेयर करना वैसे ही गलत है, लेकिन अगर हम जबरदस्ती कंपेयर करेंगे भी तो आंख की रेजोल्यूशन जो है वो तकरीबन 6 मिलियन कोन्स जहाँ पे हाई रेजोल्यूशन बनती है, बाकी जो है वो लो रेजोल्यूशन होता है। तो इन 6 मिलियन कोन से भी सिग्नल डायरेक्ट दिमाग पे नहीं जाता। इन कोन्स के पीछे गैंग्लियन सेल्स होते हैं जो इन मुख्तलिफ उस इलाके की कोन्स के सिग्नल को इंटीग्रेट करते हैं और उनसे फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं। फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब ये है कि कहाँ पे रोशनी ज्यादा है, कहाँ पे कम है, जो शेड का ग्रेड है वो क्या है, राइट। तो इससे हम एजेस डिटेक्ट करते हैं। एज डिटेक्शन जो है वो आंख के रेटिना के बिल्कुल पीछे ऑलरेडी शुरू हो चुकी होती है। ये गैंग्लियन सेल यहाँ पे होते हैं, उनमें शुरू हो चुकी होती है। तो दिमाग तक जो सिग्नल जाता है वो ऑलरेडी प्री प्रोसेस जाता है, जिनमें बहुत से कोन्स और रॉड्स के सिग्नल को ऑलरेडी कंबाइन किया जा चुका होता है। तो ये रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल गलत है। अच्छा जी, अगला सवाल क्या था? ये भी न्यूरो साइंस से मुतालिक सवाल है। सवाल ये था कि हम एक स्टेबल सीन को देख, जैसे हम चल रहे हों तो हमारा सर ऊपर नीचे हो रहा होता है, राइट, और हम आंखें भी इधर उधर कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो विजुअल एक्सपीरियंस है वॉक करते हुए, वो ये होता है कि हर चीज हमें स्टेबल नजर आ रही होती है। तो ये भी हमारा दिमाग कर रहा होता है। यानी हमारी आंखें, हमारा सर बॉब कर रहा होता है, ऊपर नीचे हो रहा होता है, दाएं बाएं हो रहा होता है चलने की वजह से, लेकिन चूंकि हमारा दिमाग ये तमाम हरकत पैदा कर रहा है, वो पाँव को कैसे हरकत देनी है, हाथों को कैसे हरकत देनी है, सर को कैसे हरकत देनी है, राइट। हम चलते हुए हाथ भी हिला रहे होते हैं, पाँव भी हिला रहे होते हैं, तो ये सब कोऑर्डिनेशन दिमाग से हो रही होती है। तो दिमाग प्रिडिक्ट कर रहा होता है कि इन हरकत की वजह से आंखों में ऊपर नीचे हरकत या दाएं बाएं हरकत कैसे होगी, और वो फिर जब विजुअल प्रोसेसिंग करता है तो वो उसको कॉम्पनसेट करता है। दिमाग में हमारे कानों में एक वेस्टिबुलर सिस्टम होता है। अगले लेक्चर में हम कान की बात करेंगे तो हम वेस्टिबुलर सिस्टम की भी बात करेंगे, जो हमारे 3 डायमेंशनल पोजीशन, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे जो पोजीशन तब्दील हो रही थी, उसका सिग्नल दे रहा होता है दिमाग को, राइट। उससे भी दिमाग कॉम्पनसेट करता है, और हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि वेस्टिबुलर सिस्टम जो है कानों में, उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है आंखों के मसल्स से। तो जैसे जैसे हमारा दिमाग ये सेंस लेता है वेस्टिबुलर सिस्टम से कि हमारा सिर कैसे हरकत कर रहा है, अनकॉन्शियसली हमारी आंखें वैसे उसको कॉम्पनसेट करने के लिए भी हरकत करती हैं। तो ये बहुत से मैकेनिज्म हैं जिनसे हमारा जो विजुअल फील्ड है वो स्टेबल रहता है। आपने शायद देखा होगा कि सेल फोन में भी अब ये सिस्टम इस्तेमाल होता है, वीडियो कैमरा में ये सिस्टम इस्तेमाल होता है, जिसे इमेज स्टेबलाइजेशन कहते हैं, कि कैमरा थोड़ा बहुत हिल रहा हो तो इमेज स्टेबलाइज हो जाता है, लेकिन अगर ज्यादा हिले तो फिर स्टेबलाइज नहीं होता। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिमाग के, अभी हमने पहले स्ट्रोक की बात की थी, दिमाग के वो हिस्से जहां पे ये इमेज स्टेबलाइजेशन होती है, अगर किसी शख्स के स्ट्रोक की वजह से वो हिस्सा काम करना छोड़ दे तो फिर उनके दिमाग में वो स्टेबलाइजेशन नहीं होती और उन्हें इमेज हमेशा चलता फिरता दिखाई देता है, जैसे जब वो चलते हैं। आप अगर एक तजुर्बा करें कि हाथ में सेलफोन लेके वीडियो ऑन करें और वीडियो बना रहे हों और साथ साथ आप पैदल चल रहे हों,
तो आपको इमेज बिल्कुल स्टेबल नजर आएगा, राइट, आप जो आंखों से देख रहे हैं। लेकिन अगर उस वीडियो को आप दोबारा देखें तो वो वही वीडियो आपको बहुत शेकी नजर आएगा। हालांकि वीडियो, आपका जो सेल फोन है उसमें वीडियो स्टेबलाइजेशन फीचर भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो जो हाथों की मूवमेंट है वो इस कदर होती है कि वो वीडियो स्टेबलाइजेशन एल्गोरिथम उसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकता, राइट। तो उस वजह से वीडियो आपको इतना जर्की नजर आएगा कि आपको चक्कर आने लगेंगे, लेकिन आपका दिमाग आपको उस सारी हरकत को कॉम्पनसेट कर रहा होता है। अभी हमने वो इमेज स्टेबलाइजेशन की बात की थी, तो इमेज स्टेबलाइजेशन और ब्रेन के प्रोसेसिंग में फर्क ये है कि इमेज स्टेबलाइजर फ्रेमों को, आपको पता है कि वो 30 फ्रेम एक सेकेंड में बन रहे होते हैं, राइट, और वो जो एल्गोरिथम है वो मुख्तलिफ फ्रेम्स को कंपेयर कर रहा होता है और उस तरह से स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन दिमाग डिजिटल नहीं है, ये एनालॉग है, इसमें मुसलसल स्ट्रीम आ रही होती है, तो उसमें फ्रेम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये दिमाग इंटीग्रेट करता है इस इंफॉर्मेशन को और सारे इसको कॉम्पनसेट करता है। तो आपको शायद अंदाजा हो रहा होगा कि दिमाग में किस कदर प्रोसेसिंग चल रही होती है, और यही वजह है कि ये जो दिमाग का पिछला हिस्सा है, विजुअल सिस्टम, ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। एक फ्रंटल कॉर्टेक्स और एक विजुअल सिस्टम, ये दिमाग के सबसे बड़े हिस्से हैं, क्योंकि फ्रंटल कॉर्टेक्स में हमारे जो सोचें हैं उसकी प्रोसेसिंग होती है, और जो पिछला हिस्सा है इसमें विजन की प्रोसेसिंग होती है। अच्छा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये आप वीडियो देखिए तो आप देखेंगे कि ये जो परिंदे चल रहे हैं ये अपने सर को हिलाते हैं चलते हुए, आगे पीछे कर रहे हैं, राइट। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। अब आग अगर आप इसको देखें तो परिंदा जब चलता है तो वो पहले अपने सर को तेजी से आगे करता है, फिर जब जिस्म को आगे लाता है तो वो, इसको वापस लेके जाएं तो यहाँ पे देखें, उसके बाद सर को उस पोजीशन को स्टेबल रखता है। अगर आप इस एरो को देखें, इसको शुरू से देखते हैं हम, यहां से लाके एरो तेज से चलता है फिर स्टेबल रहता है, तेज से चलता है फिर स्टेबल रहता है, राइट। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि परिंदों में वो ब्लैंकिंग सिस्टम नहीं है जो इंसानी आंख में होता है, जो यानी इंसानी आंख जब मूव करती है। हमने बात नहीं की, हम विजन सिस्टम पे जब अगर तफसील से कभी बात करने का मौका मिला तो हम सकार्ड, एक मूवमेंट होती है आंखों की, उसकी बात करेंगे। तो स्कार्स की जो मूवमेंट होती है, आंखें तेजी से मूवमेंट होती है, जो जब भी हम इमेज देख रहे हैं हो रही होती है, तो दिमाग जो है वो ऑटोमेटिकली ब्लैंक कर देती है। जब हमने उसकी बात की थी, ब्लिंकिंग की बात की थी, कि इंसान दिमाग उस ब्लिंकिंग को मैस्क कर देता है। जानवरों में, परिंदों में वो मैस्किंग सिस्टम नहीं होता, तो ये जब अगर मूव करे इनका सर तो इन्हें कुछ नजर नहीं आता। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए परिंदे जब चलते हैं तो तेजी से सर को आगे लेके जाते हैं, उसके बाद सर को स्टेबल कर देते हैं और उसके बाद जिस्म को आगे लेके जाते हैं। तो ये एक उन, समझ लीजिए कि इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम जो है वो अपनी सर के हरकत से पैदा करते हैं, जबकि इंसानों में ये इमेज स्टेबलाइजेशन, या जो प्राइमेट्स हैं उनमें इमेज स्टेबलाइजेशन वो दिमाग खुद प्रोसेस कर रहा होता है। तो कभी आप खुद गौर कीजिएगा कि परिंदे जब भी चलते हैं तो हमेशा सर को तेजी से आगे लेके जाते हैं, उसके बाद फिर स्टेबल रखते हैं। एक और सवाल, अभी अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो आपको शायद अंदाजा, खासतौर पर कोई इंटरेस्टिंग मूवी हो, तो आपको ये भूल जाता है कि आपके कमरे में फर्नीचर भी है, दीवारें हैं, ये लाइटें हैं, सब कुछ है, राइट। ये ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी चीज पे फोकस कर रहे हो तो इर्द गिर्द की चीजों को हम नोटिस नहीं करते। इसे इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस कहा जाता है, यानी जिस चीज पर तवज्जो ना दे रहे हो दिमाग उस हिस्से पर तवज्जो देना भी छोड़ देता है, और उससे फिर हम यह है कि हमारे शऊरी तजर्बे में भी वो चीज़ नहीं आती। और ऐसे बहुत से तजर्बात हैं जिन्हें ऑप्टिकल इल्यूजन कह लीजिए, कि अगर आप अगर आप सर्च करें ऑप्टिकल इल्यूजन्स तो आपको ऐसे इल्यूजन मिल जाएंगे जिसपे आप सेंटर पे फोकस करें और उसके इमेज में चारों तरफ डॉट हों, तो थोड़ी देर बाद वो डॉट नजर आना बंद हो जाते हैं। तो ये भी एक नैरेटिव है जो दिमाग पैदा करता है, कि दिमाग जिस चीज पर फोकस कर रहा होता है, जो चीज मूव कर रही होती है उस पर ज्यादा फोकस करता है, जो चीज साकिन हो, जो चीज हरकत ना कर रही हो उसे बहुत जल्द नजरअंदाज कर देता है। ये ऐसा ही है जैसे हम यानी आप सब लोग जाहिर है हम कपड़े पहने हुए हैं, जब हम कपड़े पहन रहे होते हैं तो ये एहसास होता है कि कपड़ा हमारे जिस्म को टच कर रहा है, लेकिन चंद ही सेकंड में
वो एहसास खत्म हो जाता है और हमें फिर कभी एहसास नहीं होता, हालांकि वो कपड़े अभी भी हमारे जिस्म को टच कर रहे हैं, राइट। तो हम बैठे हुए हैं और हमारा जिस्म जो है हमारी चेयर को टच कर रहा है, लेकिन अक्सर वो एहसास खत्म हो जाता है। सिर्फ अगर हमें कोई अनकंफर्टेबल चीज हो, जैसे हम थक गए हैं, तब हमें एहसास होता है। तो ये दिमाग जो है ये बहुत सी चीजों को, हिस्सी सिग्नल को इग्नोर करता है। अच्छा, एक और सवाल ये है कि रंग एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते। हमने रंगों पे आज काफी बहस की है। तो रंगों का एहसास दिमाग पैदा करता है। रियलिटी में रंग नहीं है कोई, रियलिटी में सिर्फ फोटॉन्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं। और हमारे आंखों में जो 3 सेंसर्स हैं, उनसे जो सिग्नल जाते हैं उनको प्रोसेस करके, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि अगर कोई फोटोन इस रेंज में है तो वो सुर्ख और सब्ज दोनों तरह के जो सेंसर्स हैं उनको एक्साइट करेगा, तो हमें पीला रंग नजर आएगा, राइट। अगर इस रेंज में फोटोन है की फ्रीक्वेंसी है तो वो सिर्फ सुर्ख रंग के जो सेंसर है उनको एक्साइट करेगा, तो हमें सिर्फ सुर्ख रंग नजर आएगा। तो इस तरह से रंग जो है वो एक दिमाग का कॉन्स्ट्रक्ट है। तो अगर आप ये जो मैंने इमेज बनाई है देखें, तो अगर मैं ये कहूं तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि ये जो ए का ब्लॉक है, इसका जो पीछे रंग है, और ये जो बी ब्लॉक है इसके पीछे का रंग है, ये एग्जैक्टली सेम रंग है। इनमें कोई फर्क नहीं है, इनका शेड बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन हमारा दिमाग हमें ये बता रहा है कि ये जो शेड है ए के पीछे ये बहुत हल्का है और बी के पीछे शेड बहुत तेज है। आप अगर तमाम इनको कवर करके सिर्फ ए और बी वाले बॉक्सेस को एक्सपोज रखें, बाकी सबको कवर कर लें, तो आप खुद देख सकते हैं कि इनका शेड बिल्कुल एक सा है। तो ये रंगों का कॉन्सेप्ट जो है ये दिमाग पैदा करता है, ये रियलिटी में रंग नहीं है। इसी तरह ये सवाल है कि हम चीज़ों को एग्जैक्टली वैसे ही देखते हैं जैसे वो हकीकत में है या मुख्तलिफ है। तो हकीकत में चीज़ों का क्या शक्ल सूरत है वो हम कभी नहीं बता सकते। हम वही बता सकते हैं जो हमारा दिमाग हमें बता रहा होता है, राइट। तो हमारा दिमाग स्पेक्ट्रम जो है, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसका बहुत छोटा सा हिस्सा देख रहा है। और उसमें भी हमें अभी देखा था कि रंगों की जो तखसीस है उसके लिए छोटे छोटे हमारे, जैसे हमने ये देखा था कि ग्रीन और रेड का आपस में बहुत ओवरलैप है। तो ये जो पोर्शन है इसमें हमारे पास, ये जो पोर्शन है इसमें हमारे पास सेंसर्स बहुत कम है। इसी तरह ये जो सेंसर, ये एरिया है इसमें बहुत कम सेंसर्स हैं, राइट। ये जो एरिया है इसमें बहुत कम सेंसर्स हैं। तो ये बहुत कम हिस्सा है। और ये अगर आप पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखें तो उसका जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो 0.01% से भी कम है। तो ये हमारा यानी हिस्सी तजुर्बा है, सिर्फ इस रेंज में है। उसके बाहर जो है उसका हमें कुछ पता नहीं, राइट। तो इस हिस्सी तजुर्बे से इंसान का दिमाग एक इंटरनल मॉडल क्रिएट करता है जिसे हम शऊरी तजुर्बा कहते हैं, और उसे हम रियलिटी समझते हैं। तो रियलिटी जो है वो ब्रेन पैदा कर रहा है। तो यही वजह है कि ये बहुत, आपको शायद याद होगा 2-3 साल पहले ये बहुत मशहूर हुआ था। ये इस ड्रेस के रंग क्या है, मुख्तलिफ लोग इस ड्रेस का रंग मुख्तलिफ बताते हैं। उसकी वजह है कि अंदरूनी तजर्बे लोगों के मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि हमारी आंखों पे जो इमेज बनता है वो तो फ्लैट बनता है और अपसाइड डाउन होता है, तो फिर हमें 3D चीज़ें क्यों नजर आती हैं? तो ये भी हमारा दिमाग एस्टिमेट कर रहा होता है। तो हम अब वो शॉर्टकट जानते हैं जो दिमाग पैदा कर रहा होता है। तो अब ये कमरा अगर आप देखें, इसमें एक ही शख्स है जो कमरे में 3 मुख्तलिफ जगहों पर खड़ा है, लेकिन हमें ये लग रहा है कि ये इंसान बहुत छोटा है, ये इंसान दरमियाने कद का, ये बहुत लंबा है। हालांकि तीनों एक ही शख्स हैं। इन्होंने, एक ही शख्स ने मुख्तलिफ औकात पे ये एक्सपोज की है पिक्चर। और कैमरे से अगर हम हट के हम रियलिटी में देखें तो ये कमरा जो है ये रेक्टेंगुलर नहीं है, इसकी शेप ऐसी है। यानी ये वाला जो हिस्सा है ये कैमरे के बहुत नज़दीक है, इसलिए वही शख्स जब यहाँ पे आता है तो वो बड़ा लगता है। ये इमेज अगर आप देखें तो असल में इन तीनों कारों का साइज, इमेज का साइज बिल्कुल एक जैसा है। आज के लेक्चर के बाद ये इसकी पीडीएफ में शेयर करूंगा आपके साथ, तो आप खुद मेजर करके देख लीजिएगा कि जो साइज इस कार का है एन वही साइज इस कार का है, एन वही साइज इस कार का है। लेकिन हमें देखने में लगता है कि ये कार बड़ी है, ये छोटी है, ये उससे सबसे छोटी है। तो वो एक पर्सपेक्टिव की वजह से हमारा दिमाग ये गेस कर रहा है कि ये दूर कार खड़ी है, ये इसी साइज की नजर आ रही है, इसका लाजमी मतलब ये है कि ये कार बड़ी होगी, राइट। क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि एक ही साइज की चीजें दूर हों तो छोटी नजर आती हैं। चलें जी, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो बॉटम लाइन यही है कि आंख जो है वो ऑप्शंस का इर्तिका
या ऑप्शन बनाने वाले जो जीन्स थे उनका इर्तिका 3 अरब साल पहले हुआ था। उसके बाद म्यूटेशंस की वजह से उन जीन्स में डुप्लीकेशन हुई और उससे हमें रंग नजर आने लगे। और आंख का जो इर्तिका है वो पहले एक फ्लैट सरफेस थी, फिर म्यूटेशन की वजह से तब्दीली आई तो उसमें एक डिंपल बना, फिर उस डिंपल में एक पूरा एक वो होल बना, पिन होल, फिर उस पिन होल पे एक कवर बन गया जिससे वो प्रिमिटिव लेंस बना, और फिर वो कॉर्निया और लेंस बना और जो जदीद आंख थी वो बनी। तो ये आज का लेक्चर था। इस लेक्चर को आज खत्म करते हैं। तो अगर आपके जहन में कोई सवाल है ज़रूर कीजिए। तो जब तक हम सवाल इकट्ठा कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद जो विजन का लेक्चर था इसकी फॉइल जो है उसकी PDF में बना के अपलोड कर दूंगा साइंस की दुनिया पे भी, और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी। अगले बार से इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ हिस्सियात जो हैं विजन के अलावा उस पर बात शुरू करेंगे। अगली दफ़ा हम स्मात यानी सुनने का जो हिस्सा है, कानों का इर्तिका कैसे हुआ उस पर बात करेंगे। उसके बाद जो सूंघने की हिस्सा है उस पर बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम आएंगे न्यूरो साइंस पे, थोड़ा सा न्यूरो साइंस की बात करेंगे, दिमाग का इर्तिका। और उसके बाद फिर जो शुरू में हमने गोल बनाया था कि इर्तिका के हवाले से हमारे यहाँ जो मिसकंसेप्शंस हैं उन पर फिर हम बात शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह ये लेक्चर सीरीज जो है पूरा समर चलेगी। जी हाफिज मोहम्मद साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप काइंडली अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो सोल्जर्स थे जिन्हें रेड ग्रीन कलर की ब्लाइंडनेस होती थी ना, वो ग्रीन जंगल्स के अंदर अंदर जो कैमोफ्लेज टैंक होते थे उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते थे उनकी निस्बत जिन्हें परफेक्ट नज़र आता था। तो इसकी क्या रीज़न होती थी? बहुत उम्दा सवाल है, ये बहुत ही उम्दा सवाल है। अभी हमने बात की थी कि ज्यादातर मैमल्स उनमें ग्रीन और ब्लू सेंसर्स हैं, रेड सेंसर्स नहीं है, राइट। आप अगर मिसाल के तौर पर बंगाल टाइगर को देखें तो हम अगर बंगाल टाइगर को देखें तो हमें ऑरेंज और ब्लैक स्ट्राइप्स नजर आती हैं, और वो सब्ज रंग का जो बैकग्राउंड है उस पर साफ नजर आता है। तो हमें बाज़ औक़ात ये जहन में सवाल पैदा होता है कि ये कैसा कैमोफ्लेज है, तो साफ नजर आ रहा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसका शेर का जो शिकार है वो हिरन है या दूसरे जानवर हैं जो मैमल्स हैं, और वो मैमल्स सुर्ख रंग नहीं देख सकते, वो ऑरेंज रंग नहीं देख सकते। तो उन मैमल्स को वो शेर सब्ज रंग का और स्याह रंग का नजर आता है, बिल्कुल वही शेर जो जंगल के बैकग्राउंड का होता है। तो उन जानवरों के लिए शेर जो है, बंगाल टाइगर की बात कर रहा हूँ, उसका कैमोफ्लेज बिल्कुल परफेक्ट होता है, राइट। तो इंसानों के साथ भी ये है कि टैंकों को जब कैमोफ्लेज किया जाता था तो वो इस असम्पशन पे किया जाता था कि इंसान जो है वो रेड ब्लू ग्रीन तीनों देख सकते हैं, इसलिए इंसानों को वो कैमोफ्लेज की वजह से टैंक नजर नहीं आएंगे। लेकिन इंसानों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें किसी म्यूटेशन की वजह से रेड वाली कोन नहीं बनती, राइट। उसमें अब ब्लू और ग्रीन कोन तो है, रेड कोन नहीं है। उन लोगों को वो टैंक बिल्कुल उसी तरह नजर आएंगे जिस तरह जानवरों को नजर आते हैं, यानी टैंकों ने कैमोफ्लेज किया था इंसानों की आंखों के लिए जो रेड देख सकते हैं। अब जो सिपाही ऐसे हैं जो रेड नहीं देख सकते, उनके लिए फिर वो कैमोफ्लेज काम नहीं करेगा। मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि एक स्पीशीज के लिए जो कैमोफ्लेज है जो उसकी आंखों के हिसाब से किया गया है, दूसरे स्पीशीज के लिए वो जरूरी नहीं कि वो कैमोफ्लेज उसी तरह काम करे, राइट। अगर हम शहद की मक्खी की मिसालें, अभी हमने स्टडी किया था कि शहद की मक्खी जो है वो अल्ट्रावायलेट देख सकती है। अब अगर आप एक फूल की तस्वीर लें और उस फूल की तस्वीर ऐसे कैमरे से लें जो अल्ट्रावायलेट सेंसिटिव है, तो फूल पे आपको वो पैटर्न नजर आएंगे जो इंसान नहीं देख सकता, लेकिन वो मक्खी वो पैटर्न देख सकती है, राइट। तो कैमोफ्लेज जो है वो किसी मखसूस स्पीशीज की आंखों के हिसाब से होता है। दूसरा स्पीशीज जो है वो उस कैमोफ्लेज, उसके लिए जरूरी नहीं कि वो कैमोफ्लेज काम करे। जो इंसान ऐसे हैं जिनमें तीनों में से एक या दो कोन्स काम नहीं कर रही, तो उनके लिए फिर जो है वो कैमोफ्लेज नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए फिर वो कलर स्कीम नहीं बनेगी जिस कलर स्कीम में वो कैमोफ्लेज छुपाने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, अगला सवाल ये है कि ये जो खून खार मैमल्स हैं, अगर इनसे बचाव के लिए
हम अपने आप को सुर्ख लिबास नीचे से ढक लें, तो क्या इनसे बचाव मुमकिन है? अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि खूंखार जानवर सिर्फ बसारत पर इन्हिसार नहीं करते, राइट। हमने अभी ये डिस्कस किया था कि ज्यादातर मैमल्स की नजर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। सिर्फ प्राइमेट्स हैं ऐसे जिनकी नजर मैमल्स में बहुत अच्छी है, वरना परिंदों की नजर मैमल्स की निस्बत बहुत अच्छी होती है। मैमल्स सिर्फ नजर पर भरोसा नहीं करते, भरोसा करते हैं लेकिन सिर्फ नजर पर भरोसा नहीं करते। उसके अलावा मैमल्स में अक्सर की स्मेल की सेंस जो है वो इंसानों से कई गुना बेहतर होती है। आपको पता है, जिन लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं उन्हें बिल्कुल साफ अंदाजा है कि कुत्तों की सेंस ऑफ स्मेल इंसान से हजारों गुना बेहतर है। और वो इसलिए कि कुत्ते नजर पर इन्हिसार नहीं करते। कुत्ते ज्यादातर जो है वो शनाख्त करते हैं अपने मालिक की, अपने दोस्तों की, अपने कबीले की, शिकार की, दुश्मन की, खतरे की, वो ज्यादातर बू से करते हैं। आपने शायद कभी गौर किया हो कि बाज़ औक़ात कुत्ते मुंह ऊपर करके सूंघने की कोशिश कर रहे होते हैं, राइट। हमें कुछ नजर नहीं आता वहां पे। वो किस लिए कि वहां पे कोई ऐसा केमिकल है जो कुत्ते डिटेक्ट कर सकते हैं, हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात आपने वैसे यह है कि कुत्तों की जो ऑडिटरी रिस्पॉन्स है, रेंज है, यानी सुनने की रेंज है, वो भी इंसानों से मुख्तलिफ है। तो कुत्ते जो है वो इंफ्रासाउंड आवाज़ें, यानी इंसान की सुनने की सलाहियत से कम की आवाज़ें वो भी सुन सकते हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड भी सुन सकते हैं। ये समझना कि सिर्फ अगर हम सुर्ख रंग पहन के जाएं खूंखार जानवरों के पास तो हम उससे बच जाएंगे, सही नहीं है। क्योंकि जानवर सिर्फ अपनी नजर पर इन्हिसार नहीं। आपने कभी शायद गौर किया हो, शेर जब शिकार करता है तो शेर को हवा के रुख का पता होता है। वो हमेशा उस रुख से हमला करता है जब हिरन से शेर की तरफ हवा चल रही हो, कभी उस रुख से हमला नहीं करता जब हवा जो है वो शेर से हिरन की तरफ जा रही हो। क्योंकि अगर ऐसा हो तो हिरन को फौरन शेर की स्मेल आ जाएगी, राइट। तो हमें शायद ये एहसास ना होता हो, लेकिन जानवरों को ये इल्म होता है, यानी एक समझ लीजिए कि जबीली इल्म होता है कि उनका जो शिकार है उनके सेंसेस क्या हैं। तो वो उनको काउंटर करने के लिए फिर ये जो कैमोफ्लेज वगैरह होता है ये ऐसा होता है। तो बॉटम लाइन यही है कि नहीं, ये बहुत खतरनाक बात होगी कि अगर हम महज लाल कपड़े पहन के जाएं और ये फर्ज करें कि शेर को या किसी खूंखार जानवर को समझ नहीं आएगी, नजर नहीं आएगी। लेकिन आपने शायद देखा होगा कि जो सिपाही जो वर्दी पहनते हैं, कैमोफ्लेज वाली वर्दी पहनते हैं, या शिकारी भी कैमोफ्लेज वाली जो कपड़े पहनते हैं, उनमें सुर्ख रंग नहीं होता, उसमें सब्ज और नीला रंग ज्यादा होता है। खासतौर पर सब्ज रंग ज्यादा होता है, क्योंकि सुर्ख रंग अगर बनाए तो वो किसी को नजर नहीं आएगा। जी बहुत शुक्रिया। अगला सवाल हमारे पास राबिया रेहान साहिबा का है। ये पूछ रही है, जब एस्टेरॉयड जमीन से टकराया और डायनासोर्स खत्म हो गए तो कुछ स्पीशीज क्यों बच गए जबकि बड़े डायनासोर्स खत्म हो गए? जी अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो वो ऐसा ही है कि अगर आप इमेजिन करें एक व्हेल और एक समझ लीजिए चूहा, राइट। व्हेल सबसे बड़ा जानवर है, चूहा जो निस्बतन छोटा जानवर है। व्हेल को खुराक कितनी चाहिए होती है और चूहे को खुराक कितनी चाहिए होती है? तो अगर किल्लत हो जाए किसी जगह की तो सबसे पहले जो जानवर मादूम होते हैं वो बड़े जानवर होते हैं, इसलिए कि उनको बहुत ज्यादा खुराक चाहिए होती है। जितना छोटा जानवर होगा, खास तौर पे वो जानवर जिनका मेटाबॉलिज्म भी सुस्त हो, उनको एनर्जी की जरूरत कम हो। तो मैमल्स उस जमाने में बहुत छोटे जानवर थे। उसके अलावा आपको पता है कि कुछ जो परिंदे हैं वो भी डायनासोर्स से ही इर्तिका पजीर हुए, तो सारे डायनासोर मादूम नहीं हुए थे। छोटे डायनासोर्स वो भी बच गए थे। बड़े डायनासोर मादूम हुए थे क्योंकि उन्हें जिस कदर ग़िज़ा की ज़रूरत थी, इस कदर किल्लत थी ग़िज़ा की कि वो अपनी ग़िज़ा हासिल नहीं कर पाते थे, इसलिए वो मादूम हो गए। कुछ तो खैर डायरेक्ट जो इम्पैक्ट और उसके बाद जो यानी जो डिजास्टर था उससे मादूम हुए, लेकिन बहुत सी अनवा बाद में चंद सालों से, चंद सदियों में मादूम हुई, और वो ग़िज़ा की किल्लत की वजह से। तो जो छोटे जानवर थे, एक बड़ा जानवर मर जाए तो उसकी लाश से छोटे जानवर जो हैं वो बहुत अरसे तक जिंदा रह सकते हैं, राइट। तो इनकी लाशें खाकर छोटे जानवर बहुत अरसे तक जिंदा रह पाते थे। जी सर, ये हमारा आज का आखिरी सवाल था राबिया रेहान साहिबा का। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने तवज्जो से मेरे लेक्चर को सुना। सवालात के बहुत उम्दा सवालात थे इस दफ़ा भी, और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपने अहबाब से
इस लेक्चर सीरीज का जिक्र कीजिए, उनसे भी ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ इर्तिका के बारे में बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है और ये एक इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई जामे तस्वुर है जिससे हमें ज़िंदगी को और अनवा को समझने का मौका मिलता है। और हमें, आप अगर इर्तिका को पढ़ें, इस कदर हैरत होती है कि फितरत किस तरह से जिंदा रहने के नए नए रास्ते तलाश करती है। हालांकि फितरत में कोई जहानत नहीं है, ये एक जो अर्ज है जिंदा रहने की, यानी बका की जो एक वो है ख्वाहिश तो नहीं कहना चाहिए ये, लेकिन ज़रूरत है यानी अनवा को अपनी अगली नस्ल पैदा करने की। ये किस तरह से जानवरों में कंपटीशन पैदा करती है, अनवा कैसे पैदा होती हैं, ये बहुत फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। आपको इल्म है कि मेरा फील्ड इंजीनियरिंग है, लेकिन मैं जितना बायोलॉजी को स्टडी करता हूँ उतनी ही मेरी फैसिनेशन बायोलॉजी से बढ़ती जाती है। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी और अगले हफ्ते हम बात करेंगे कि समात यानी सुनने की हिस्स, कानों का इर्तिका कैसे हुआ। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।